मैंने न्यूज़पेपर बेचे, मैंने साइकिलें रिपेयर की, रिक्शा चलाया। स्टॉक 31 रुपये में लिस्ट हुआ तो पहले 2 साल के अंदर स्टॉक घटते घटते 6 रुपये पे आ गया। दिसंबर 1999 में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। फादर साहब को भी जो है वो पैरालिसिस का अटैक हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। छोटा ब्रदर कहता मेरा आपके साथ काम नहीं करना, सारे लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, पैसे हमारे पास थे नहीं, नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती थी। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और बिजनेस करना है तो तुझे बहुत सारी और सब्जेक्ट्स की नॉलेज के लोग चाहिए होंगे। हमने एक लकड़ी के फट्टे पे एक इन्वर्टर बनाया। जितने लोग जान पहचान गए उनके पैसे वापस कर दे और जो नहीं जानते उनके पैसे रख और बंद कर दे। क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे प्रोडक्ट देख के हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स हुई हैं कि सर ये इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बन सकता। मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अप टू 5 करोड़ तक का लोन आपको बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है। अगर कहीं भी ये पता लगा कि कोई हमारे प्रोडक्ट से ना खुश है या उसको कोई प्रॉब्लम आई तो हम अपनी नीचे से ऊपर तक का जोर लगा देते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से दुनिया ग्रो कर रही है। एक ही टारगेट है कि क्या उन चंद लोगों की लिस्ट में मैं भी आ सकता हूँ क्या? सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड इंडिया की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम करती है। एनएससी लिस्टेड कंपनी है, तो आप जर्नी समझ सकते हैं कितनी बढ़िया जर्नी रही होगी कंपनी की। स्क्रैच से शुरू करी थी मिस्टर रमन भाटिया जी ने, और आज रमन भाटिया जी हमारे साथ अवेलेबल हैं हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में, और हम इनसे डिटेल में जानेंगे कैसे स्क्रैच से इन्होंने ये डिसीजन लिया कंपनी शुरू करने का, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने लाइफ में फेस करे, क्या लर्निंग्स रहीं, एनएससी में जो इन्होंने लिस्ट करी है कंपनी उसके बाद वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा, उसके बेनिफिट्स क्या रहे, ड्रॉबैक्स क्या रहे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो रमन सर वेलकम। थैंक यू। रमन सर, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी जर्नी के बारे में जब हम समझें तो बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करें। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी शुरुआती दिनों की जर्नी रही, आप बिल्कुल अपना फैमिली बैकग्राउंड और क्या आपकी एजुकेशन थी वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, वो इंसान कैसा बनेगा ये बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। उसकी एजुकेशन पे, उसके एक्सपोज़र पे, उसके संस्कार पे, उसकी सराउंडिंग्स पे, और वो जोग्राफिकल कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मेरे साथ भी वो सब मैटर कर रही थी। मैं एक जेजे कॉलोनी से शुरू हुआ, जहाँ पर बहुत ही लोअर क्लास लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहाँ था। लेकिन फादर साहब काफ़ी अमीर थे। साइकिलों का बिजनेस था, साइकिल रिपेयर का काम था और साइकिल के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई थी। तो एक होता है जिसको मैं कह रहा हूँ अपर मिडिल क्लास। तो अगर आप अपर मिडिल क्लास के सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन कितना है। लेकिन अगर आप बहुत गरीब लोगों के बीच में अपर मिडिल क्लास होंगे तो वहाँ के लिए आप बहुत रिच हैं। तो वहाँ पर एक वो डिफरेंस था उनके बीच में। तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत मान था, बहुत बड़ा डिफरेंस था। तीसरा ये था कि आसपास के जो सराउंडिंग्स थी, जितने भी लोग थे, वो कोई ना कोई गलत काम करते थे। हर तरह की चीज़ें होती थी। कुछ चोर थे, कुछ और अलग चीज़ें की काम करते थे, कोई जेब काटता था। इस तरीके की एक जे कॉलोनी इसी तरीके की बसी होती है, ठीक है ना। जैसे धारावी की मुंबई में झोपड़पट्टी है और सब है, तो ऐसी सुल्तानपुरी एक जगह थी जहाँ से मैंने अपना ज़िंदगी शुरू की। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में आप क्या शिक्षा लेंगे ये भी आपकी सराउंडिंग से और आपके संस्कारों की पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो शायद वो अच्छे संस्कार थे मेरी फैमिली के। तो ऐसी जगहों पर रहते हुए भी जो संस्कार मैंने लिए वो मैं लोगों को अक्सर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और वो ऐसे कहता हूँ कि एक शराबी के दो बच्चे थे। दोनों ने अपने पिता से शिक्षा ली। दोनों ने कहा हम अपने पिता से शिक्षा लेंगे। एक ने कहा मैं अपने बाप से बड़ा शराबी बनूंगा, शिक्षा ली। दूसरे ने कहा मैं अपने बाप जैसा शराबी नहीं बनूंगा, शिक्षा दोनों ने बाप से ली। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जहाँ था वो मुझे जिस तरफ लेके जाते, मेरे संस्कार मुझे एक दूसरी तरफ लेके गए। तो मैंने टारगेट ये किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, तो मैं अपनी मेहनत से बनूंगा। तो टारगेट ये किया गया कि 30 साल की उम्र से पहले पहले मुझे बहुत अमीर बनना है, ठीक है। और ये सोचा गया 15 साल की उम्र में। तो 15 साल की उम्र में जब ऐसा सोचा तो वो ठीक काम करने की जब बात करते हैं तो वो आसान नहीं था। तो बहुत सारे काम करने पड़े। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैंने न्यूज़पेपर बेचे, मैंने साइकिलें रिपेयर की, रिक्शा चलाया, वीडियो लाइब्रेरी चलाई, केबल टीवी चलाया, वीडियो गेम पार्लर चलाया, पीसीओ चलाया, इस तरीके के पता नहीं कितने काम किए, ठीक है ना। लेकिन वो करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया, और अल्टीमेटली मैंने वो अचीव कर लिया 29 साल की उम्र में जो मैं चाहता था। ओके,
तो सर जैसे आपने ये इतने सारे काम की लिस्ट बताई है, 15 साल की उम्र से आपने शुरू करे, और जब एक वो पॉइंट आया जहाँ से लाइफ थोड़ा टर्न अराउंड होनी शुरू हुई, वो कौन सी ईयर था, कौन सी एज थी आपकी? टर्न अराउंड की जब आप बात करते हैं कि कोई टर्न अराउंड, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से कोई, मैं किसी एक पर्टिकुलर कहूँगा यहाँ से टर्न अराउंड था। हाँ, लेकिन यस, ये जो कहूँगा कि बहुत बार ऐसे मौके ज़रूर आए जीवन में जिसने मुझे ये कहा कि अब मुझे कुछ अलग करना है, जिसको आप आमतौर पे आज की भाषा में एक और बात कहते हैं पिवट, कहाँ से आपने पिवट लिया। तो ऐसे मल्टीपल पिवट थे जीवन में। तो वो पिवट में जब मैंने ये 5-6 चीज़ें बात आपसे होगी, तो जब न्यूज़पेपर बेचा तो उस टाइम टारगेट ये था कि कैसे स्कूल की फ़ीस भरी जाए। तो 45 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं पीसीओ चला रहा था तब टारगेट था कि महीने के 500 रुपये कैसे कमाए जाएँ। तो इट वाज अ पिवट इन लेस देन 3 इयर्स। आई एम टॉकिंग कि मैं 10 गुना कैसे कमाऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब मैं पीसीओ चला रहा था, जब मैं वीडियो गेम पार्लर चला रहा था, तो ये सब अपने आप में पिवट था। मैंने जब वीडियो लाइब्रेरी चलाई तो एक दिन ये नज़र आया कि वीडियो लाइब्रेरी बहुत दिन नहीं चलेगी क्योंकि केबल टीवी आ जाएगा। उस ज़माने में केबल टीवी आ गया। तो मैंने ही केबल टीवी चालू किया और अपनी वीडियो लाइब्रेरी को बंद किया। तो लोगों ने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ है तू, अगर वो लाएगा तो तेरा ही बंद हो जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं बंद करूँगा, कोई और बंद कर देगा, कंपटीशन तो आ जाएगा, तो मैं ही क्यों ना कर दूँ। तो मैं वो लाया। फिर डिश का टाइम आया, मैंने डिश एंटीना स्टार्ट किया। फिर नज़र आया इसमें भी बहुत कुछ होगा, तो डिश एंटीना के पार्ट्स बेचने शुरू हो गए। तो ये पिवट ज़िंदगी में चलता रहा, लेकिन कुछ बड़े रिमार्केबल चेंजेस थे जिसकी मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो रहे ऐसे बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स जीवन में। ठीक है सर। तो अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर सर्वोटेक का फर्स्ट ख्याल आपके दिमाग में आया? सर्वोटेक की शुरुआत की जब मैं बात करूं तो बात वहीं से गई। सर्वोटेक से पहले जो मैंने बहुत सारे काम किए, तो करने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। मैंने बीकॉम की और साथ में साइमल्टेनियसली मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया। आई एम नॉट इंजीनियर, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया मैंने। और जब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो मैंने एक रिपेयर शॉप स्टार्ट की। टीवी, वीसीआर, टेलीफोन सेट रिपेयर करेंगे। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई तो उसके अंदर बड़ी ज़िंदगी एक मजाक है अपने आप में, जो मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट। तो क्या हुआ, लाइट बहुत जाती थी। जब लाइट जाती थी तो लाइट भी जाने से पहले क्या था कि वहाँ वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत जाती। मैंने बताया आपको सुल्तानपुरी जैसे एरिया से मैंने काम शुरू किया है, तो वहाँ पर क्या था कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, तो उससे हम वोल्टेज स्टेबलाइजर बनवाते थे। तो उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, छोटा सा एक दुकान टाइप का। तो वो स्टेबलाइजर बनाता था, तो हमने एक स्टेबलाइजर लेके अपने भी यहाँ लगा रखा था दुकान पे, और साथ में हम उसको बेचते थे। ये स्टेबलाइजर भी बेच देते थे। साथ में हम टीवी वगैरह रिपेयर करते थे। तो जब लाइट चली जाती थी तो बहुत देर खाली बैठना पड़ता था। तो ये लगा कि यार टीवी जब रिपेयर करते हैं और लाइट चली जाती है तो काम कैसे हो। तो एक दिन हमने बैठ के एक बुक आती थी बहुत पहले, डेनमार्क की एक बुक होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स। वो बुक खरीदी तो उसमें एक सर्किट था छोटा सा जिससे इन्वर्टर बनता था। तो हमने एक लकड़ी के फट्टे पे एक इन्वर्टर बनाया विद द हेल्प ऑफ दैट गाय जो स्टेबलाइजर बनाया करता था। उससे ट्रांसफॉर्मर बनवाया, सब कुछ करके मैंने छोटा सा एक इन्वर्टर बनाया और वो इन्वर्टर लगा लिया। उस इन्वर्टर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट था, और वो ये था कि जब लाइट जाएगी तो मैं कम से कम काम कर पाऊँ, और कोई माइंडसेट नहीं था। तो वो करना शुरू किया, वो लगाया। तो मेरा एक दोस्त था राजेश जैन, ही इज़ अ वेरी बिग ज्वेलर एज ऑन डेट। तो उस टाइम उसकी एक ज्वेलरी की शॉप थी। तो वो आया, कह रहा यार तेरे यहाँ तो लाइट आ रही है, सबकी लाइट गई हुई है, कैसे है। तो मैंने कहा यार एक बैटरी का इन्वर्टर सा बनाया। तो उसने कहा यार मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए। तो हमने उसको मना किया, तो जिद पड़ गया कि मैं तो लेके जाऊँगा। तो हमने उसको ना रोकने के लिए, देयर वॉज नॉट अ इंटेंशन कि पैसा कमाना है, उसको रोकने के लिए लेके मत जाए। तो हमने उसको पैसे फालतू बताए, जितने का वो बना था उससे ज़्यादा बता दिया, 1,001 रुपया। उस ज़माने में 1,000 बहुत सारे होते थे, तो 1,000 फालतू बता दिया। उसने कुर्ते की जेब से पैसे निकाल के मेरी जेब में डाले, रिक्शा बुलाया और लेके चला गया। तो दोस्त है और साथ में 2 गालियाँ भी थी कि साले तू रोक कैसे लेगा। ठीक है भाई। तो फिर दोबारा जब देखा अब काम रुक गया है तो उसको फिर फ़ोन किया दोस्त को। मैंने कहा एक काम कर, दूसरा बना ले और अब ज़रा बढ़िया सा बना लियो, इसको अब स्टेबलाइजर की बॉक्स में बना लेंगे, लकड़ी के डब्बे में नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक स्टेबलाइजर के बॉक्स में बना लिया। उस ज़माने में स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह के बारे में नहीं पता था, तो आगे जो इंडिकेटर होते हैं उसको मार्कर पेन से लिखते थे कि इस इंडिकेटर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। बिकॉज बेचने का प्लान ही नहीं था, दिमाग में था ही नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कुछ और करेंगे। टारगेट एक ही था कि लाइट जाए तो मैं काम कर पाऊँ। तो एक और बनाया, लगा लिया। उसने दूसरे दोस्त को बता दिया कि मैं वहाँ से लेके आया हूँ, ये देख लाइट जलती है मेरी। अब दूसरा दोस्त आ गया,
वो कह रहा यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये मेरे को दे दे। अब भी टारगेट यही था कि देना नहीं है, तो उसको 2,000 रुपये महंगा बताया कि ये भाग जाएगा, नहीं लेके जाएगा। उसने फिर पैसे जेब में डाले मेरे, और उसने उठा के रखा, रिक्शे पर ले गया। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ कर दी। अब उसको बोला भाई तू एक काम कर, ऐसे साले ये ना बेकार के दोस्त हैं, ये साला फिर कोई ना कोई आ जाएगा, तू 2 बना ले इस बार। एक नीचे लगा दिया, एक रख दिया। वो 2 दोस्त और आए, वो दोनों ले गए। तो उसको बोला यार इस बार 4 बना ले। तो ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई। तो 6 महीने में देखा तो 250 इन्वर्टर बेच दिए हमने। और आपका प्लान बेचने का नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। और जब 6 महीने में 250 इन्वर्टर बेचे, तो ये देखा कि जितने पैसे हम उस रिपेयर शॉप पे कमाते थे पूरे 30 दिन काम करके, उससे बहुत ज़्यादा पैसे तो ये बेच के कमा लेते थे। तो लगा यार ये बिज़नेस बन सकता है, तो इसको बिज़नेस बनाना चाहिए। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हम स्टेबलाइजर बेचते थे, ये बनाना शुरू किए। ठीक तो है। ये आया कि ब्रांड क्या बनाया जाए, ठीक है। एक लोगो तो लगाना पड़ेगा ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो लोगो क्या लगाएं। ओके। तो उस टाइम हम सर्वो स्टेबलाइजर बेचते थे। ओके। तो सर्वो एक टेक्नोलॉजी होती है, तो सर्वो और टेक्नोलॉजी का टेक जोड़ के सर्वोटेक एक ब्रांड बनाया गया। ओके। तो इस तरीके से सर्वोटेक पैदा हुआ 1996 में। राइट। फिर इसके बाद ये जर्नी कैसे आगे बढ़ी? जब ये इन्वर्टर बेचे, 250 इन्वर्टर क्या सब बेच दिए, तो सब जान पहचान के थे। मज़े की बात ये थी कि उसके अंदर फेलियर था और सारे प्रोडक्ट फेल हो गए। और कितने दिनों के बाद फेल हुए वो? फेल जो हुए ना, वो किसी को पता ही नहीं लगा कि ये फेल हुए। उसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि उस ज़माने में ज़माना इतना फास्ट नहीं था। अगर कोई प्रॉब्लम आई और उसने आपको फ़ोन किया कि प्रॉब्लम है, और आप जाके उसको सर्विस दे देते हैं और ढंग से काम कर देते हैं, तो वो आदमी कहता है यार प्रोडक्ट भी बढ़िया और सर्विस भी बहुत बढ़िया मिलती है। ठीक है ना। आज तो हम कहते हैं क्विक सर्विस, 15 मिनट में खाना चाहिए, 10 मिनट में आइटम चाहिए। वो ज़माना नहीं था। उस टाइम लोग इंतज़ार कर लेते थे कि एक दिन बाद भी हो जाएगा। तो उसका फेलियर सिर्फ मुझे पता था, क्योंकि हर बार रिपेयर करने का 1,000 रुपये लगता था। तो पैसे मेरी जेब से जाते थे ना, तो मुझे पता था ये फेल है, लेकिन कस्टमर को नहीं पता था, क्योंकि कस्टमर को सर्विस मिल रही है। तो मुझे ये नज़र आ गया कि अगर ये ऐसे ही रिपेयर करता गया तो एक दिन मैं निपट जाऊँगा। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या करना है। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार तेरे को तो कोई जानता नहीं ज़्यादा, जितने लोग जान पहचान गए उनके पैसे वापस कर दे, और जो नहीं जानते उनके पैसे रख और बंद कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बड़ा सोचा और एक ही जवाब आया अंदर से कि पीठ नहीं दिखाएंगे, भागेंगे नहीं, इसको फेस करेंगे। और उस ज़माने में मैं फिर वहाँ से गया कोचीन, और कोचीन से मैंने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ली प्रोडक्ट बनाने की, जिसकी वजह से घर आके बहुत पिटाई हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के नाम पे कुछ पेपर्स मिले मेरे को, जिसमें बताया गया कि इन्वर्टर कैसे बनेगा। प्रोडक्ट तो था ही नहीं, उसके नाम के मैं पैसे दे के आया था। तो पिताजी ने बहुत पिटाई की। कितने पैसे दे के आए थे सर? सच बताऊं तो उस ज़माने के अंदर लगभग 25,000 रुपये कैश दिया था, और 10,000 रुपये और खर्चे आ गए होंगे जाने आने में, ट्रेनिंग में, वहाँ रहने में। किस ईयर की बात है ये? ये बात है 96 की। 96 की। राइट। उस टाइम के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारा पैसे था। तो पिटाई हुई कि साले तू बहुत अमीर हो गया है, तेरे बहुत पैसे आ गए हैं, तो कागजों में पैसे लुटाएगा। लेकिन वो जो मैं टेक्नोलॉजी लेके आया, उस टेक्नोलॉजी को लाने के बाद मेरा एक गुडविल थी। गुडविल ये थी कि इससे प्रोडक्ट लिया है, कोई कंप्लेंट आती है तो बंदा दौड़ के आता है और सर्विस देता है। ये गुडविल तो थी। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, जो प्रोडक्ट इससे बहुत एडवांस है, आपका बिजली का बिल भी कम कर देता है, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप इसको रिप्लेस करा लो। तो वो मैं बाईबैक ले लूँगा और एक को आपको नया प्रोडक्ट दूंगा और इतना पैसा आपसे डिफरेंस लूँगा। तो उस दिन जो वो प्रोडक्ट्स में फेलियर था, उसका लॉस था लगभग 3 लाख रुपए, अगर मैं एक्यूमुलेट करता तो। उस 3 लाख रुपए के लॉस को इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद मैंने 8 लाख के प्रॉफिट में बदल दिया। रिप्लेस करके पुराना इन्वर्टर भी लिया, नया इन्वर्टर दिया, प्लस हाथ से पैसे लिए। ठीक है। तो इट वाज अ मार्केटिंग डील राइट। प्लस बिजनेस एक्यूमेन कह सकते हैं आप आज। राइट। तो वो किया, तो उससे ये बहुत बड़ा एक चेंज आया और लोगों को नया इन्वर्टर मिला, लोग फिर खुश। तो उससे मेरी गुडविल और बढ़ गई। ओके। उन्होंने और मुझे रेफरेंस दिए, तो उससे साइज़ और बढ़ गया। फिर लगा कि नहीं कुछ और बड़ा करना है, तो कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। ओके। तो एक फर्म रजिस्टर कराई गई। उस टाइम पे सेल्स टैक्स नंबर लिए गए, इनकम टैक्स पे किया गया। तो एक सिस्टम क्रिएट किया कि नहीं यार ढंग से काम करेंगे। ओके। तो ये माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि जाना है तो ठीक दिशा में जाना है। तो वो किया। 98 आते आते ठीक ठाक सी रेपुटेशन हो गई थी, अच्छा एक सेल्स थी, 4 5 6 लोग मेरे पास काम करते थे। ओके। तो ये बन गया। राइट।
और शादी भी हो चुकी थी, ओके, तो चीज़ें आगे बढ़ गई। ठीक है सर। इसके बाद फिर कैसे थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर कैसे आप मूव ऑन करा आपने? अगर आपको याद हो तो उस टाइम मिलीनियर 2K करके एक प्रॉब्लम आई थी, बग आया था। मिलीनियर 2K एक बग था सन 2000 के आसपास, जिसमें ये था कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी वॉइस फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ना 2 डिजिट होते थे ईयर के। तो 1999 के बाद जब वो 00 आएगा तो वो रीसेट हो गया, 100 साल पीछे चला गया। तो 2000 करने के लिए उसके अंदर 4 डिजिट होने चाहिए। इट वॉज अ बग, ठीक है ना। तो इसको मिलेनियम 2K बग कहा जाता था। तो वो टाइम था जिस टाइम पे बहुत तेज़ी से आईटी स्ट्रक्चर जवान हो रहा था। मार्केट में विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेज़ी से आ गए थे, तो बहुत तेज़ी से कंप्यूटर का एक चलन शुरू हुआ था। तो पता लगा, दिमाग में ये था कि यार यूपीएस का ज़माना है, तो डेस्कटॉप यूपीएस बिका करता था। तो हम 98 में हमने यूपीएस भी शुरू कर दिया। तो वी कम इन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस। तो यूपीएस बनाने शुरू किए, यूपीएस बेचना शुरू किया, और उस ज़माने के अंदर हम लगभग 30-40 यूपीएस पर डे के बेचा करते थे, जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था। और छोटी सी कंपनी जिसकी सेल साल की 5-7 लाख रुपए थी, वो 60-70 लाख रुपए के रेवेन्यू में पहुंच गई। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 1999 में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और सब जल गया। तो फादर साहब को भी जो है वो पैरालिसिस का अटैक हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, सब फंस गए। छोटा ब्रदर कहता मैंने आपके साथ काम नहीं करना। वाइफ हाउसवाइफ थी, पूरे सिस्टम बंद हो गए, सारे लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, पैसे हमारे पास थे नहीं, जिनके देने थे वो छाती पे चढ़ के मांग रहे थे, जिनसे हमने लेने थे वो भीख की तरह मांगने से भी नहीं मिल रहे थे। तो इट वॉज अ सिचुएशन। नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती थी, समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो ये फेज़ रहा मेरा 3-4 महीने का। बट आफ्टर 3-4 मंथ वाइफ केम इन साइड विद मी एंड शी टोल्ड मी कि मैं फैक्ट्री संभालती हूँ, आप बाहर संभालो, मिल के काम करते हैं। ओके, आफ्टर 4 मंथ वी स्टार्टेड अगेन, ओके, और विद ना 7-8 मंथ वी केम बैक एंड आवर रेवेन्यू बिकम 2x। हमने ओके। डबल कर दिया रेवेन्यू, हम्म, बिजनेस चेंज किया, हम्म, बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज की, हम्म। और हम फिर बड़े हो गए, फिर दोबारा काम करने लगे, सब बहुत बढ़िया चलने लगा। तो आपकी वाइफ ने जैसे आपकी हेल्प कराई इसमें आपने बताया, तो आपके वाइफ का क्या क्वालिफिकेशन क्या थी उनकी? वाइफ हाउस वाइफ थी, शी वॉज अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। तो बिजनेस उनको समझ में आ गया था? सॉफ्ट स्किल सीखना कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ भी सीख सकते हो आप। तो वो जिद जो थी, वो जो मेरे पास थी वो उसके अंदर भी थी। और आज मेरा ये कहना है कि जो कंपनी जहाँ पर भी है, जिस भी स्टेज पे है, इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है आज। ओके। वो ना होती तो शायद कंपनी यहाँ ना होती। सर्वोटेक के बारे में सर एक छोटी सी चीज़ और बताइए कि जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आप भी हैं, दूसरे भी ब्रांड्स हैं, सर्वोटेक कैसे अलग है? तो सर्वोटेक का मूल मंत्र है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारी हर ईमेल आईडी, किसी भी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी के नीचे सिग्नेचर में एक शब्द लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वाई सर्वोटेक। सर्वोटेक क्यों है? तो सर्वोटेक जो है उसके नीचे ये लिखा है कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक फ्रेम में रहेगा, जिस फ्रेम का नाम है प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन। हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करेगा, और हम दुनिया को बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस देंगे, प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस देंगे, और जो उसको बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा, उस पैसे से का पहला हिस्सा हम कंपनी को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खर्चेंगे, ताकि कंपनी और बेहतर प्रोडक्ट बनाए। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चेंगे, टेक्नोलॉजी पे खर्चेंगे, और चीज़ों पे खर्चेंगे। फिर जो बचेगा उससे हम अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ को बेहतर करेंगे, उनको ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। फिर जो बचेगा उससे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे। फिर जो बचेगा उनसे हम अपने इन्वेस्टर्स का भला करेंगे। और अगर पिछले 4 सालों में इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा भला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ऊपर हमने कितना काम कर लिया होगा। तो दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड सर्वोटेक। सर इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे अलग अलग टाइप के बिज़नेस होते हैं, आपके वाला जो बिज़नेस था ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस था, जिसमें आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आगे उनको सेल करते हैं। और मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में सबसे ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है दूसरे किसी भी बिज़नेस के मुकाबले। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं ना बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे फैमिली के बच्चे ही मेरे पास आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ना बेसिक्स नहीं पता।
और मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज गैप ही सबसे बड़ी वजह है। हम लोग नॉलेज को एक्यूमुलेट करने की बजाय एक्शन पे काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। ओके। इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। छोटी सी एक कहानी बहुत बार सुनाता हूँ मैं लोगों को। एक बार एक ना जंगल था, उस जंगल के राजा जो था वो बंदर को बना दिया गया। बंदर को राजा बना दिया। ठीक है। अब राजा बंदर को बना दिया तो एक हिरनी दौड़ती हुई आई और वो कहने लगी कि जी राजा जी, शेर ना मेरे बच्चे को उठा के ले गया है, तो उसको बचाओ। तो बंदर ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ। बंदर एक पेड़ पर चढ़ गया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ से पहले पेड़ पे, और डाल पे इधर से उधर से इधर कूदे जा रहा है। तो 2 घंटे बीत गए। तो हिरनी ने कहा कि राजा जी कुछ करो मेरे लिए। वो कहता 2 घंटे से मैं ये कर रहा हूँ तो ये देख नहीं रहा, एक काम तो कर ही रहा हूँ मैं। तो ऐसा करते हैं लोग। दे आर बेसिकली, आप ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट गोल वो कूदाकादी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है अचीव क्या करना है। राइट। दैट इज नंबर 1। ऐसे ही जब आपने बात की कि फंड्स की बात की, तो फंड्स के लिए भी अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे नॉर्म्स बनाए हैं। अगर आज आप बैंक के पास जाओ, अगर आप एमएसएमई में देखो, तो वो नॉर्म्स बड़े क्लियर हैं। एमएसएमई की गाइडलाइंस हैं, और इसको जो बनाया गया है ना, वो बहुत समझ के बनाया गया है। और आप देखेंगे ना, जितनी भी नेशन वाइड कंपनीज काम कर रही हैं, एमएसएमई और एसएमई, उनके अंदर वर्किंग कैपिटल के नाम पे जो पैसा चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं चाहिए होता ऑफ द टोटल एनुअल टर्नओवर। तो इसका मतलब अगर मैं आज ये कहता हूँ मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का धंधा करना है 1 साल में, तो इसका मतलब मैं 10 लाख रुपये महीने का करूँगा। ठीक है ना? तो मुझे किसी भी हालत में 24 लाख रुपए से ज़्यादा की वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, जिसमें स्टॉक भी आ गया, और डेटर्स भी आ गए, क्रेडिटर्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो 15 से 25% के बीच में वेरी करती है। और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अप टू 5 करोड़ तक का लोन आपको बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगर 5 करोड़ रुपए का अगर हमें लोन मिल जाए एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि आप आराम से 25 से 30 करोड़ रुपए का धंधा कर सकते हो। और कोई ये कहे कि पैसे की वजह से काम रुक रहा है तो बात समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज गैप है। या तो उसको अपने धंधे की समझ नहीं है, या उसके वो कन्विक्शन नहीं है धंधे के बारे में, या वो अवेयर नहीं है पॉलिसीज़ के बारे में, या वो अपनी बात को अपने इन्वेस्टर को या अपने बैंकर को समझा नहीं पा रहा। बड़ी सिंपल सी बात है। जब जब हमने काम किया और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हमने बैंक से सपोर्ट ली, और बैंक ने हमें दी। लेकिन मैंने अभी आपको वर्किंग कैपिटल की बात की, लेकिन कई बार आप एक इस तरीके का बिजनेस भी कर लेते हैं जिस बिजनेस के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती, लेकिन आपकी लोन के एक्सपोजर बढ़ जाते हैं। ये एक अलग तरह की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, तो इसको आप समझें। एक होता है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा, एक होता है टर्म लोन। भाई मुझे एसेट्स खरीद रहे हैं, मुझे फैक्ट्री बनानी है, प्लांट चाहिए, उसके ऊपर खर्चा। तीसरा होता है जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या टेंडरिंग में धंधा करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज देनी होती है। ठीक है? तो जब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी होती है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है नॉर्मली ऑर्डर वैल्यू का 10%। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 50 करोड़ का काम करना है, तो 50 करोड़ का काम करना है तो मुझे 50 करोड़ का काम करने के लिए मुझे 10% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। तो मतलब 5 करोड़ रुपये मेरे को देना पड़ेगा, 5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर 5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी है तो मुझे बैंक से लिमिट लेनी पड़ेगी 5 करोड़ के बैंक गारंटी की। ठीक है? तो अगर बैंक ने मान लीजिए मुझे 20 करोड़ रुपये का एक्सपोज दे रखा है और मैं कहूँ मुझे 5 करोड़ की बैंक गारंटी होल दे दो, तो मुझे एक्सपोजर हो गया 25 करोड़ का। राइट? अब 1 साल के बाद मैं कहता हूँ मैं धंधे में ग्रोथ नहीं ला पाया किसी वजह से, सेम धंधा ही करूँगा, फिर 50 करोड़ का करूँगा। तो अब जो मैंने बैंक गारंटी दी थी वो बैंक गारंटी हमारे बिजनेस में जितने साल की आप वारंटी देते हो उतने साल के लिए देनी पड़ती है। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 3 साल की गारंटी दी मैंने, तो इसका मतलब मुझे बैंक गारंटी 3 साल के लिए देनी है। तो फॉर एग्जांपल 2024 में मैंने 50 करोड़ का बिजनेस किया तो मुझे 2027 तक की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अब मैं आया 2025 में और मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ का फिर काम करूँगा, तो मतलब 5 करोड़ की बैंक गारंटी फिर देनी पड़ेगी जो 2028 तक चलेगी। तो अब मेरा एक्सपोजर 25 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ हो गया, बढ़ गया। बैंक कहता है कि तू तरक्की तो कर ही नहीं रहा, ग्रोथ तो है ही नहीं तेरे धंधे में, लेकिन तेरा एक्सपोजर बढ़ गया।
तो मैंने बैंक को कन्विंस कर लिया, ऐसा है वैसा है, बैंक मान गया, दे दिया। अब अगले साल फिर मैंने तरक्की नहीं की, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, और मेरे को फिर 5 करोड़ चाहिए। मैंने फिर 5 करोड़ मांग लिया। अब बैंक कह रहा है कि तू धंधा तो 50 करोड़ का कर रहा है, लेकिन तू 30 करोड़ रुपये ले लेगा तो ना, तू तो हमारे सारे नॉर्म से खराब कर देगा, तो बैंक रुक जाएगा। तो हम 2015-16 में इस जगह पर आके फंस गए थे कि हमारी बैंक गारंटीज बढ़नी शुरू हो गई थी, तो जिसको आप कह सकते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, वो इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। वो कहता था ये और कोलैटरल लाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, या बहुत बड़ा हमें ग्रोथ दिखाओ। तो हम फंस गए थे उसमें। तो लगा कि हमें आईपीओ की तरफ जाना चाहिए। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई, आईपीओ की जर्नी। आपने जैसे ये बताया, आपकी बातों से मेरे को ये समझ में आया है कि पैसा नहीं चाहिए होता, बैंक्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें ग्रोथ दिखानी पड़ेगी आपको। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए, आप उसको बिजनेस दिखा पाओ और आप उसको समझा पाओ कि आप क्या करना चाहते हो। देखो, चाहे आप इन्वेस्टर से पैसा ले आओ, चाहे आप अपने माता पिता से ले आओ, चाहे फैमिली से ले आओ, उनको बताना तो पड़ता है ना, यार पिताजी नहीं देते पैसे, बिना ये समझ आए। आप अभी जाओ कि मुझे गाड़ी ले दो, एक बच्चा है वो घर जाए और कहे जी मेरे को पापा गाड़ी ले दो, क्या ले जाएंगे पापा? नहीं। क्यों? जब तक समझाएंगे नहीं तब तक कैसे? जब घर के लोग, जिसने पैदा किया वो नहीं समझे वगैरह आपको दे रहा, तो बैंकर कैसे दे देगा? वो तो रिश्तेदार भी नहीं है। तो इतनी सी बात हम लोग नहीं समझ रहे। तो आपको उसको कैसे समझाना है, आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप समझा दोगे तो पैसे दे देगा वो, मना थोड़ी कर रहा है। वो तो बैठा ही पैसे देने के लिए है। बैंकर का काम क्या है? पैसे देने का। पैसे देगा तो पैसे कमाएगा, ब्याज से ही तो पैसे कमा रहा है वो। बैंकर का और कोई तो धंधा है नहीं। तो कोई ये कहे कि बैंक पैसा नहीं देता, तो कितनी बेकार बात है। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक दुकानदार माल नहीं बेचता, हम समझा नहीं पाते। है ना गड़बड़? तो कितनी सीधी सी बात है कि आपको कुछ भी चाहिए। जब हम छोटे थे, मम्मी प्लीज़ मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म जाने दो, देखने जाने दो, मैं रात को लेट आऊँगा। मम्मा नहीं कहते नहीं पापा तेरे मारेंगे, तो हम उसको समझाते थे, कन्विंस करते थे, नहीं मैं ऐसे आ जाऊँगा, आप ऐसा बोल देना, मैं चुपके से आ जाऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, ये करूँगा, वो कहते थे ना। ये सब क्या था? इट वॉज हम कन्विंस कर रहे थे ना उनको, करते थे ना। फिर माँ कहती है अच्छा चल देख ले, अगर गाली पड़ी तो तेरी, हाँ ठीक है। अल्टीमेटली हमारी एक डील हो जाती थी और हम ये काम कर जाते थे। सारे बच्चे करते हैं ना। बैंकर के साथ क्यों नहीं? क्यों हम उसको अपना प्रोडक्ट नहीं समझा पाते? तो उसके बाद सीधा आईपीओ आपके दिमाग में आया या कुछ और भी? नहीं, आईपीओ सीधा नहीं आया। ओके। आप भी हमने भी बहुत सारे धक्के खाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी भी सारी बातें सीधी हो गई, हमें भी बैंकर्स ने बहुत बार नकारा, लेकिन हम ना बहुत जिद्दी थे, हम माने नहीं। मेरे को अच्छी तरह याद है 2008 में रिसेशन आ गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमारी लिमिट थी 2.5 करोड़ रुपए की। तो पैसा हमारे पास था नहीं, टाइट हो गए, सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट सारे बंद हो गए थे। अब लेकिन धंधा तो चलाना है, लोगों को सैलरियाँ तो देनी है, तो कैसे चलेगा? तो नज़र आया कि हमें अपने को इस टाइम पे एडिशनल फंड मिल जाए। ओके। तो एडिशनल फंड के लिए बात की तो बैंक ने हानि की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो उस टाइम पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने हमें अप्रोच किया। ओके। और अप्रोच तो उन्होंने किया, और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने सारा केस देखने के बाद उन्होंने केस रिजेक्ट कर दिया। ओके। अब जो केस रिजेक्ट किया, वो जो भी बैंकर्स की टीम थी उन्होंने कह दिया कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो हमने लॉजिक पूछा, तो वो कह रहे नहीं जी आपके धंधे में कन्विक्शन नहीं है। तो मैंने कहा ये नहीं समझ में आता, एक मीटिंग कराओ जी हमारी अपने जीएम से। तो जीएम से हमारी मीटिंग हुई, तो हमें बताया गया कि जीएम साहब नहीं मिलना चाहते हैं। हमने बहुत जिद की कि हमारी मीटिंग कराओ। तो उन्होंने हमें बड़ा कहा कि कहा जी आपको 5 मिनट मिलेंगे, आप 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। कनॉट प्लेस में उनका ऑफिस हुआ करता था। हम पहुंच गए, मैं और मेरी वाइफ। तो अंदर घुसने पहले भी उन्होंने 3 बार हमें कन्फर्म किया कि हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि आपने इतनी बार बोला है, तो हम कट से आपको भेज रहे हैं, लेकिन आप पहले मान लेना ये कन्फर्म है कि आपको तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, हम अंदर गए। वो 5 मिनट की मीटिंग चली 3 घंटा, और 3 घंटे के बाद जीएम का जो कहना था अपनी टीम को, वो ये कहना था कि इनको पैसे देने हैं। अब कैसे होगा, आपको सिर्फ इस पर दिमाग लगाना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं चाहिए मुझे आपका। इसको कैसे आप मुमकिन बनाएंगे, अपनी टीम को बोला, ये आपने सोचना है। वजह, ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड, ही टोल्ड टू देयर टीम कि भाई ये लड़का बड़ा दूर जाएगा, इस लड़के पे पैसे लगाने हैं, तो ये करना ही है, और अगर रिस्क में कहीं दिक्कत आई तो मैं साइन करूंगा। तो आप किस तरीके से कन्विंस करते हैं, कितना कन्विंस करते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है।
तो वही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिस बैंक ने मेरे पे वो चांस लिया था 2008 में, ठीक है ना, वही बैंक आज भी मेरे साथ है। वो अब पीएनबी में मर्ज हो गया, आज पीएनबी बैंक मेरे साथ है, ठीक है ना। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, तो मज़े की बात क्या आती है कि उस टाइम वो लोग जो कहीं पर क्लर्क थे या बहुत छोटी पोजीशन पे थे, वो सब भी टाइम के साथ ग्रो हुए। कोई एजीएम बन गया, कोई जीएम बन गया, कोई डीजीएम बन गया। वो सब लोग आज इस कहानी को जानते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने वहाँ वो बहुत छोटी सी कंपनी को चलाते हुए हमारे साथ जिद करता था, बहस करता था, हमें बताता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, और हमें लगता था साला बेवकूफ़ बना रहा है। इसने बड़ा किया है क्योंकि उनने वो जर्नी देखी है। तो कैसे रही सर ये जर्नी आगे फिर आईपीओ की, आप बताइए कहाँ से हाँ, शुरुआत हुई? तो ये जब शुरू हुआ तो हमें पैसे की ज़रूरत थी। तो हमें बताया किसी ने कि ये आप एक काम करो, आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को ले आओ, वेंचर कैपिटल ले आओ और पैसा मिल जाएगा आपको। तो हम वेंचर कैपिटल के पास गए तो उनकी अलग अलग तरीके की शर्तें थी। तो वो शर्तें हमें हजम नहीं हुई। तो हमें फिर किसी ने बोला कि आप एक काम करो, प्राइवेट इक्विटी फंड के पास जाओ, कोई प्राइवेट इक्विटी पार्टनर ले आओ। तो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर में हमारे को एक यूके बेस्ड कंपनी थी। उस कंपनी से बातचीत हुई, उन्होंने अप्रोच किया, हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें अप्रोच किया थ्रू वन एक एम्बेसी में और एक चैम्बर के थ्रू मीटिंग हुई हमारी। तो बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने हमें बुलाया लंदन। तो मैं लंदन गया। ये बात है 2014 की। तो लंदन गया, उनसे सारी डिस्कशन हुई। फाइनली उन्होंने एक वैल्यू लगाई मेरी कंपनी की कि ये वैल्यू है। देन दे आस्क्ड मी कि हमें कंट्रोलेबल स्टेक चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं कंट्रोलेबल स्टेक अभी डाइल्यूट नहीं करूँगा। ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन लोगों ने ये समझाया था कंट्रोलेबल स्टेक नहीं देना होता। इतनी समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब होता है, बट यही था कि आपको 51% नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा जी मैं अपना 51% नहीं दूंगा। तो जब आप किसी भी इन्वेस्टर से मिलते हैं ना, तो क्या होता है, आप इन्वेस्टर को बताते हैं कि मैं क्या करूँगा, अगले 1 साल में क्या करूँगा, अगले 2 साल में क्या करूँगा, क्योंकि प्रोजेक्शन तो दोगे ना आप, उसको बिजनेस प्लान तो बताओगे। तो हमने ही बताया। तो उन्होंने देखा कि नहीं बन पाई बात, तो प्रोजेक्ट नहीं हुआ कंक्लूजन। तो फाइनल डील नहीं बनी, वापस आ गए। 1 साल बीत गया। तो 1 साल बीत गया तो उन्होंने बुक्स तो पढ़ी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो उन्होंने देखा कि ना तो कंपनी में कोई बहुत बड़ा पैसा आया बैंकर से या किसी से भी, बट इसने जो जो प्रोजेक्शन बताई थी वो सब पूरी हो गई। रेवेन्यू भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी आ गया, जो बोले थे इसने, फैक्ट्री भी इसने लगा ली। तो कुछ तो है लड़के में। तो उन्होंने 2015 में दोबारा अप्रोच किया। फिर डिस्कशन हुई। फिर डिस्कशन करने के हम एंड पे वहीं आगे रुक गए, कंट्रोलेबल स्टेक। फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान में फिर जो डिस्कशन थी वो फिर हमने उनको प्रोजेक्शन दी थी। तो 1 साल फिर बीत गया। फिर उन्होंने देखा यार कि साला इसने तो फिर वही कर लिया जो ये कह रहा था, तो लड़के में तो दम है। तो 2016 में उन्होंने फिर अप्रोच किया। तो मैंने कहा नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे वैसे तो आप देते नहीं हो और बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2016 में हमने उनको मना कर दिया। फिर आ गया 2017। 2017 आया तो 2017 में हमें बताया गया कि उनके चेयरमैन इंडिया आ रहे हैं, तो अगर आप उनसे मिलो तो बढ़िया रहेगा। तो 28 मार्च 2017 की बात है, वो इंडिया आए। तो डिनर मीटिंग हुई। मीटिंग में सारी बातें करने के बाद घूम के बात वही आई कि रमन तेरे को बात समझ में नहीं आ रही, हम तेरे पे जो पैसा लगाने जा रहे हैं, हम तेरे साथ बहुत सारा काम करेंगे, कंपनी को बड़ा करेंगे। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, वेल एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो फिर हम आईपीओ लेके आएंगे, फिर आईपीओ के रास्ते हम एग्जिट करेंगे। तब तक नहीं ज़्यादा पता था हमें इन चीज़ों का। तो मैंने कहा जी आप भी एग्जिट करोगे? कहते हाँ। मैं मतलब आप चले जाओगे? कहते हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो रिश्तेदारी लंबी नहीं है। कहते तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा मतलब आप आओगे और मेरे साथ कमाने के लिए आओगे? कहता बिल्कुल कमाने के लिए आएंगे। तो इसका मतलब, मैंने कहा आपको पोटेंशियल दिख रहा है मेरे में? कहते बिल्कुल दिख रहा है। तो मैंने कहा जब मेरे में पोटेंशियल है और अल्टीमेटली आपने जाना आईपीओ से है बाहर, तो एक काम करते हैं ना सर, फिर आपकी ज़रूरत क्या है, हम आईपीओ ले आएंगे। ओके। तो वो हंसने लगे, कह रहे बेटा आईपीओ लाना आसान नहीं होता। आईपीओ लाने के लिए 2-3 साल लगते हैं, कंपनी बिल्ड करनी पड़ती है, ओके। कंपनी की बुक्स को बनाना पड़ता है, तब जाके कहीं आईपीओ आता है। तो मैंने कहा सर ठीक है, अब जो भी होगा लाएंगे आईपीओ। और ये मीटिंग खत्म हो गई। ये बात है 28 मार्च 2017 की। तो 8-10 दिन तक मैं सोचता रहा क्या करना है, कैसे करना है। 11 अप्रैल की रात को बैठ के मैंने एक विजन बोर्ड क्रिएट किया। ओके। और ये डिसाइड किया कि आईपीओ लाएंगे। और 24 अगस्त 2017 को आफ्टर
3.5 और 4 महीने के अंदर हमारा IPO आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि IPO 3 साल में नहीं आता। तो मैंने लोगों से पूछा क्या करना होता है। वो कहते बुक्स बिल्ड करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या बिल्ड करते हो। तो कहते छोटी कंपनियाँ होती हैं, कोई कच्चे में काम करता है, कोई पक्के में करता है। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, रहेगी तो यही, क्योंकि कोई कच्चा पक्का ही नहीं। मैं तो स्ट्रेट चलाऊँ जीवन में, और जब कुछ भी करोगे तो 3 साल बाद भी यही रहेगा, बुक्स तो ऐसी रहेंगी। तो फिर इतना वेट क्या करना है, आज ही ले आते हैं। तो हम IPO ले आए, तो आ गया। तो मतलब आपको उस टाइम पर पता था कि मतलब आईपीओ कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है? कुछ नहीं पता था, गलत फहमी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बड़ा हंसता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पर मैं एक और चीज़ पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा। नॉलेज गैप एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने भी आपको MSME की बात की, बैंकर्स की बात की, ऐसे ही आपको एक बढ़िया सा किस्सा बताता हूँ IPO लाने का। IPO में क्या हुआ कि जब IPO लाना था तो हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का होता था, अमित। उस लड़के को बोला कि IPO लाना है, और मर्चेंट बैंकर की टीम हमारे साथ लगी हुई थी। तो मैंने कहा जो जो बताता जा रहा है ये सब करो, और साथ में ना आप एक प्रोसेस बनाओ, पूरा प्रोसेस लिख लो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और साथ में हमें पता लग जाए कि हम कैसे कैसे चल रहे हैं, ताकि भविष्य में भी कुछ करना हो आगे भी तो हमें बताओ, तो हम ऐसे करेंगे। तो लड़के ने कहा जी ठीक है। तो हम प्रोसेस लिखवा रहे थे। तो प्रोसेस लिखता था, वो रोज़ क्या क्या कर रहा है वो एक बनाता था। तो हफ्ता बीता, एक ही वीक में हमारे को मर्चेंट बैंकर ने बोला कि एज अ लिस्टेड कंपनी इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड हैव वन कंपनी सेक्रेटरी इन हाउस ऑन योर पेरोल। तो कंपनी सेक्रेटरी आपको रखनी पड़ेगी। तो हमें लगा यार कंपनी सेक्रेटरी खर्चा भी डालोगे आप हमारे पे, कहते वो तो रखनी पड़ती है। तो हमने कहा ठीक है जी, रख तो लेते हैं, लेकिन अब कंपनी सेक्रेटरी बहुत महंगी होती है। उस टाइम के हिसाब से हमारे लिए महंगी थी। तो कहता आप एक काम करो, फ्रेशर 1 आध साल के एक्सपीरियंस वाले रख लो, ट्रेन हम कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने एक कंपनी सेक्रेटरी रखी। अब कंपनी सेक्रेटरी जब रखी तो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था उसको। तो हमने उसको रख लिया। अब क्योंकि ये रख ली तो अब सारे काम ये करेगी, आगे का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करेगा। अब ये लड़की उस मर्चेंट बैंकर के साथ काम करेगी। अब इसने काम करना शुरू कर दिया। जब इसने काम करना शुरू किया तो हमने इसको पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया, ये प्रोसेस आगे तू ही बनाएगी, जो ये लड़का बना रहा था। यार हैरानी की बात, वो लड़की 15 मिनट में आई और हमारे सामने उसने 4 पेपर रखे। कहते अरे पूरा प्रोसेस है। मैंने कहा पूरा प्रोसेस है मतलब? कहती NSE की साइट पे ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है सर, आप क्या काम करा रहे हैं मुझसे, और ये हमारे को रोज़ सिखाते हैं कि क्या करना होता है। तो तब एक बात और समझ में आ गई कि साला ठीक काम के लिए ठीक आदमी रखो। जिस काम को करने के लिए हम साला टेंशन में रहते थे कि प्रोसेस बनाओ, ये करो, वो करो, वो सब दुनिया में अवेलेबल है, बस ठीक आदमी नहीं है और ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज गैप। नॉलेज गैप। ठीक है सर, आपने बताया कि पूरा आपने प्रोसेस फॉलो करा, आईपीओ आ गया अगस्त 2017 में। ठीक है सर, ये बताइए कि कोई भी कंपनी आईपीओ के बाद जब लिस्ट हो करती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? सर IPO आने के बाद ना एक और चीज़ जो थी वो और बहुत मजबूत हुई जीवन में, जो मैं यहाँ भी लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैंने अपने बेटे को भी समझाया, सिखाया, और लोगों को भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में ना सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख जाओ तो ज़िंदगी में आप कहीं मार नहीं खा सकते और आप कहीं पीछे नहीं रह सकते। जिसमें सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो ये बात बहुत पहले सीखी थी, बट उसको आज बदल गया उसका थोड़ा सा नाम। तब हमें ये सिखाया गया था कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप किताबों से दोस्ती कर लो। उस ज़माने में किताबें होती थी, आज उसकी जगह यूट्यूब ने, ऑडियो बुक्स ने और चीज़ों ने ले ली। दैट मीन्स यू हैव टू अपडेट यूर सेल्फ। अपनी एजुकेशन पे टाइम और पैसा खर्च करो तो अपडेट रहो, यह है पहली चीज़। दूसरा जो है ना वो है फाइनेंस विद गवर्नेंस। फाइनेंस विद गवर्नेंस का मतलब है पैसा अपना हो, पैसा इन्वेस्टर का हो, पैसा बैंक का हो, पैसा प्रॉफिट का हो, पैसा फैमिली का हो। ज़्यादा हो जाए तो आपका दिमाग नहीं खराब होना चाहिए, कम हो जाए तो आपको तकलीफ ना दे। दैट मीन्स यू शुड यूज़ दैट टूल बट इट शुड नॉट डेविएट यू। यू ऑलवेज डिटैच विद द मनी। दैट मीन्स अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू टेक अ सैलरी, अपनी ज़िंदगी को अपनी सैलरी से चलाओ, ठीक है ना। जो पैसा है वो कंपनी का है।
आमतौर पे बिजनेस मरते ही तब है जब वो पैसा डाइवर्सिफाई करना शुरू करते हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बैंकर्स या किसी के साथ भी जाते हैं वो कहते हैं कोलेटरल लेके आओ, कोलेटरल होती ही नहीं है। कोलेटरल खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसा खर्चना है, पैसा खर्चना है तो पैसा आएगा कहाँ से, वो पहले धंधे से निकाला जाता है, फिर से एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। जब एक प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हो या रियल एस्टेट खरीद लेते हो, फिर वो आप बैंक को देते हो एज ए कोलेटरल। बैंक उस पर आपको जो पैसा देता है, फिर आप एक और प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो पैसा इनडायरेक्टली साइफन ऑफ हो रहा है या पैसा डाइवर्ट हो रहा है। तो कुल मिला के आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप धंधे की बजा रहे हो, और प्रॉपर्टियाँ खरीदी जाती हैं पर्सनल नामों पे या और तरीक़ों से। तो ये सब जो तरीके हैं ना, ये सब तरीके आपके उस पैसे की गवर्नेंस को ख़राब करते हैं, तो आप एक गलत दिशा में लग जाते हो। तो मेरा ये मानना है फाइनेंस विद गवर्नेंस, यहाँ पर हम थोड़े फेल हुए 2000 IPO आने के बाद। IPO आने के बाद पैसा हो गया ज़्यादा, कैश फ्लो ज़्यादा था, फंड्स ज़्यादा थे, तो बहुत सारे नए नए रिस्क भी लिए और नए नए पंगे लिए, नए नए बिजनेसेस में हाथ डाला, फेल हो गए, और फेल हुए तो बहुत सारे लॉस किए। आज तक दुनिया में जितने बिजनेसेस फेल हुए हैं उनकी दो बड़ी वजहें रही हैं, कैश फ्लो या डाइवर्सिफिकेशन। आप चेक कर लीजिए जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी बिजनेसेस फेल होते हैं, मैं स्टार्टअप की कहानियाँ नहीं कर रहा, आजकल तो वहाँ एक और नई कहानी आ गई है, बर्न रेट की आजकल कहानियाँ आ गई हैं, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा। इसके अलावा की जो कहानी है वो या तो बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं नए नए एरियाज़ में तो मरते हैं, या फिर वो कैश फ्लो से फंसते हैं। जबकि कैश फ्लो भी वजह, वो भी एक वजह है कि घूम फिर के वही आ जाती है कि आप क्योंकि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो आप मर रहे हैं। तो आपने मतलब ये बताया IPO आने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि पैसा आ जाता है, और नुकसान ये हुआ कि अगर आप पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे तो वो दिक्कत भी क्रिएट हो जाती है। गॉट इट सर। आज की डेट में सर आप प्रोडक्ट रेंज अगर बताना चाहेंगे सर्वोटेक की, क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है? हम मेजरली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में काम कर रहे हैं और सोलर के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। अगर हम EV चार्जर के बिज़नेस में बात करें तो मेजरली हम DC फास्ट चार्जर में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हम सबसे बेहतर हैं और सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये दुनिया बताएगी, अपने मुंह से नहीं कहना चाहता मैं कुछ भी ऐसा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉल्यूम्स हम आज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कोई होगा जो इतने वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा होगा या करने की कैपेसिटी बिल्ड की होगी जो हम कर रहे हैं। Okay. और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की है। आज जो जितने भी फास्ट चार्जर बनते हैं उन सब चार्जर्स के अंदर को सेंट्रलाइज कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड OCPP। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन चार्ज प्रोटोकॉल है। ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और उसके ऊपर जितनी भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज ने उनके थ्रू अप्रूव की गई है, उनके प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया गया, हम उसके एट पार हैं। उन कंपनीज की बात ही नहीं कर रहा जो OCPP कंप्लाइंट ही नहीं है। ओके। और 99% OCPP कंप्लाइंट नहीं है, वो OCPP को फॉलो करते हैं, OCPP पे चलता है, लेकिन OCPP ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अप्रूव नहीं किया। गॉट इट। यानी कि उन्होंने उनको प्रोडक्ट भेजा हो, क्या मेरा प्रोडक्ट चेक करो यूरोप में, और उन्होंने प्रोडक्ट चेक करके उसको सर्टिफाई किया हो कि आपका प्रोडक्ट OCPP कंप्लाइंट है। ऐसे प्रोडक्ट 99% नहीं है। तो जो 1% हैं हम उसके एट पार हैं आज, वो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हम एट पार होने के बावजूद हम प्राइसिंग में लोएस्ट प्राइसिंग की अगर बात करें, अगर मैंने अभी आपको कहा कि आप 100 प्रोडक्ट्स की लाइन बनाएं तो ऊपर के 1 2 3 प्रोडक्ट्स में हम होंगे। अब अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में जिसका प्राइस सबसे कम है उसको ऊपर ले आएं, जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा उसको नीचे ले आएं, तो भी हम उधर से टॉप 1 2 3 में आएंगे। राइट। यानी कि सबसे कम प्राइस और सबसे बढ़िया क्वालिटी। गॉट इट। तो ये हमारा टारगेट है और हम उस पर काम कर रहे हैं। कितने सालों से इलेक्ट्रिक चार्जर्स बना रहे हैं सर आप? AC चार्जर जो आज हम बना रहे हैं और जो हम 1992-93 में जो हम स्टेबलाइजर बेचते थे, उसमें और इसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। उस स्टेबलाइजर का काम होता था वोल्टेज को स्टेबलाइज करना और एक ठीक पावर गैजेट को देना। आज के AC चार्जर का काम है कार को जो पावर जा रही है उसको ये चेक करना और मॉनिटर करना कि ठीक पावर जा रही है, क्योंकि आज पावर स्टेबल है, ठीक है ना। तो उसका काम है कि ठीक पावर अगर उसको जा रही है कि नहीं जा रही। और इसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा IoT और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो इट इज़ जस्ट अ पिवट और इवॉल्व हुआ है वो प्रोडक्ट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैं उस टाइम पे स्टेबलाइजर बना रहा था आज भी वही बना रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा हूँ। आज से 100 साल पहले जो मर्सिडीज़ बिका करती थी वही मर्सिडीज़ आज नहीं बिक सकती।
आप देखें तो हर 1 साल के बाद मॉडल चेंज हो जाता है। आईफोन ने 15-17 सालों के अंदर 16 मॉडल चेंज कर दिए। अगर वो वही मॉडल बेचता जो उसने आईफोन 3G निकाला था, तो आज वो बिकता क्या? नहीं बिक सकता, आज नहीं बिक सकता। तो इसका मतलब उसको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो मैं अगर वक्त के साथ बदल रहा हूँ या सर्वोटेक वक्त के साथ बदल रहा है, तो वो कहाँ गलत कर रहा है? तो आज जो डीसी फास्ट चार्जर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, तो हम वक्त के साथ बदल रहे हैं। सेम यही हमने अभी सोलर प्रोडक्ट्स में किया है। सोलर प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में अवेलेबल है या जिस तरीके की टेक्नोलॉजी बेची जा रही है और जो होनी चाहिए वर्ल्ड क्लास, उस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को इस प्राइस पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे हम वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट इस प्राइस पे बेच पाए। ये थोड़ा आप एग्जांपल देके बता सकते हैं सर? जैसे आपने कहा हाईएस्ट क्वालिटी लोएस्ट प्राइस, एग्जांपल देके अपने किसी प्रोडक्ट के थ्रू बता सकते हैं? जब प्रोडक्ट की बात आई तो हमने क्या किया कि हमने जो हमें उस टाइम पे दुनिया में बेस्ट 5-7 तरह के प्रोडक्ट थे अवेलेबल DCEV चार्जर में, वो प्रोडक्ट हमने इंडिया में मंगा लिए और हमने वो सारे प्रोडक्ट्स को तोड़ दिया। तोड़ देने का मतलब है लिटरली तोड़ दिया। और तोड़ के हमने अपनी टीम को बोला कि इसको तोल दो, इसमें रॉ मटेरियल के नाम पे बता दो, कॉपर कितना है, एल्युमिनियम कितना है, लोहा कितना है, सिलिकॉन कितना है, प्लास्टिक कितना है, सब तोल के बता दो। तो उन्होंने तोल के बताया। तो मैंने कहा इसका अब रॉ मटेरियल का कमोडिटी प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन कर दो कितना रुपए का सामान है। भाई मैं कॉपर खरीदूंगा 400 रुपये किलो है, ठीक है ना, लोहा खरीदूंगा मान लो 60 रुपये किलो है या 80 रुपये किलो है। तो हिसाब निकाला तो उन्होंने बताया जी कि इसके अंदर जो सामान है वो 2 लाख रुपये का है या 1.5 लाख रुपये का सामान लगा हुआ है। तो मैंने कहा अगर 1.5-2 लाख रुपये का सामान है तो ये बता दो ये 15 लाख का क्यों बिकता है? तो कहते हैं इसमें 3 चीज़ें हैं। मैंने कहा बताओ? कहता है इसमें पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा है कन्वर्जन, तीसरा है प्रॉफिट। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी और कन्वर्जन को सस्ता कर दो, प्रॉफिट हम कम से कम चला लेंगे, तो प्रोडक्ट सस्ता कर दो। तो हमने वही प्रोडक्ट 3.5-4 लाख रुपये में बना दिया। जो 15 लाख का प्रोडक्ट बिकता था था आपने 3.5 लाख में बनाया 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये में हमने वो बेचना शुरू कर दिया। और टेक्नोलॉजी सेम? टेक्नोलॉजी उससे बहुत एडवांस, क्योंकि जब आप इतने प्रोडक्ट के साथ लड़ लेते हो तो आपको समझ में आया था और बेस्ट क्या कर सकते हो। राइट। सोलर की बात करूं तो सोलर में भी काफ़ी काम किया, काफ़ी कुछ देखा। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने OEM किए, OEM का मतलब दूसरों से अपने नाम पे बनवाया। लेकिन समझ में आया कि माइंडसेट नहीं बदल रहा अभी लोगों का, मैन्युफैक्चरर्स अभी माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रहे, हम वहीं के वहीं कहीं खड़े होकर सोच रहे हैं। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और एक प्रोडक्ट है जिसको US, UK, यूरोप में बहुत महंगा करके प्रीमियम करके बेचा जाता है। हमने उस प्रोडक्ट को बहुत आसान बना दिया है, जिसको हमने एक माइक्रो इन्वर्टर के नाम से लॉन्च किया है। उसको आसान ऐसे बना दिया है कि हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए शाम को 6 बजे एक कस्टमर आया किसी दुकान पे और वो कहता है कि मुझे सोलर चाहिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो मुझे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए और क्या कल सुबह वो चालू हो सकता है क्या? तो हमने सारी एजेंसीज को हटा के उसको DIY बना दिया। DIY का मतलब है कि एक सोलर का जो प्रोडक्ट है, जो सोलर का पैनल आता है, आपने देखे होंगे 500 वाट का, 600 वाट का, सोलर पैनल के साथ ही हमने एक माइक्रो इन्वर्टर चिपका दिया बैक में, और सोलर पैनल की तार उसमें चलेगी और इससे 2 तारें बाहर निकली, इसको किसी प्लग में डाल दो, यू विल गेट अ पावर, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, जस्ट पुट इट ऑन योर रूफ और कहीं रोड पे लगा दो, कहीं लगा दो, और सीधा 2 तारें आप अपनी बिजली के प्लग में डालो, आपको पावर मिलेगी। 600 वाट का पैनल आपको 600 वाट की पावर देगा। 800 वाट का इन्वर्टर है, तो आप कहते हो नहीं मुझे और बड़ा करना है, तो आप इसको 10x बढ़ा सकते हो, यानी कि 800 VA को 8 किलोवाट कर सकते हो। और उसकी अच्छी बात यह है कि अगर बीच में कोई पैनल ख़राब है, किसी की वायर टूटी हुई है, किसी पे शेडो आ गई, तो भी आपको क्या होता है आमतौर पे उतनी तो पावर पूरी कम हो जाती है। जस्ट लाइक कि एक ज़्यादा पानी का पाइप है, उसके आगे आपने छोटा पाइप लगा दिया तो पानी छोटे पाइप के हिसाब से आएगा। आप इसको उल्टा कर दें, छोटे पाइप से पानी आ रहा है और आपने बड़ा पाइप लगा दिया तो पानी बढ़ेगा नहीं, छोटे पाइप के हिसाब से। तो सोलर में यही होता है कि अगर आपने 10 पैनल सीरीज़ में कर दिए और एक पैनल अगर ख़राब हो गया या उस पर शेडो आ गई या उस पर मिट्टी आ गई, तो आपके सारे पैनल की एफिशिएंसी गिर जाती है। माइक्रो इन्वर्टर के साथ ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर आपने 10 पैनल जोड़ दिए हैं और 10 इन्वर्टर लगा दिए हैं, तो हर एक की पावर आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मिल रही है। इसको प्रीमियम करके बेचा जाता है। मैं इसको इतना आसान और इतना सस्ता बना रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड बन जाएगी।
और ये भी सेम वही चीज़ आप जैसे आपने फास्ट चार्जर का बताया जी। था कि बढ़िया क्वालिटी करेक्ट, लोवेस्ट प्राइस में। बिल्कुल वही हमने इसमें किया है। ओके, तो माइक्रो इन्वर्टर आपने बताया सोलर प्रोडक्ट में, बाकी बैटरीज में भी है? हाँ, लिथियम बैटरीज में भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा उसमें टारगेट ये है कि जो पानी वाली बैटरी जिस प्राइस पे होती है उसके आसपास के प्राइस पे हमने लिथियम बैटरीज लॉन्च की हैं। लेड एसिड बैटरी के प्राइस पे? जी। एग्जांपल देके बताना चाहेंगे सर? अभी आप देखें तो नॉर्मली घरों में 150 एच की बैटरी 12 वोल्ट की यूज़ होती है, और आमतौर पे 2 बैटरी वाले जो सिस्टम चलते हैं वही सिस्टम एक आम आदमी को 13-14 हज़ार रुपये की बैटरी मिलती है। एक 2 बैटरियाँ 25,000 रुपये की हुई है, तो हमारा टारगेट है कि यही 30 से 35,000 रुपये के अंदर उसको ये 2 बैटरियाँ मिल जाएँ, 2 बैटरी का सिस्टम मिल जाए। और मज़े की बात है, ये दीवार पे कहीं भी टांग सकता है, बहुत हल्की, बहुत स्लीक है, और उस बैटरी से इसकी लाइफ करीब 3 से 4 गुना है, तो ज़्यादा लॉन्ग है। टर्म में भी इसका ROI बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ठीक है ना? परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाँ, अच्छी और है। कोई पानी नहीं डालना है, कोई किसी से बात नहीं करनी है, कुछ Right. नहीं करना। और अगली मजे की बात, ये बैटरी कैसे परफॉर्म कर रही है ये भी उसको अपनी मोबाइल ऐप पे दिखेगा। ओके वो भी वो सर्वोटेक की एक ऐप है जिसके ऊपर उसको सब कुछ दिखेगा ओके कि कैसे वो काम कर रहा है, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी पावर उसने डिस्चार्ज की, कितना चार्ज किया, अभी क्या सिचुएशन है, राइट, एवरीथिंग ही कैन सी ऑन अ मोबाइल ऐप। बहुत बढ़िया सर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, और फैक्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, बताना चाहेंगे आप कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं? अभी हमारे 2 प्लांट हैं। एक प्लांट है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, एक प्लांट है उसके बिल्कुल सामने ही है, साफियाबाद विलेज है, वहाँ पर एक फैक्ट्री है। एक उसके साथ और फैक्ट्री है जो स्टार्ट हो गई है बननी, वो भी शुरू हो जाएगी। और एक फैक्ट्री हमने GT रोड पे ही और एक जगह ली है जहाँ पर एक और फैक्ट्री आ रही है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट से कुछ बात चल रही है, अगर वो हो जाए तो हम एक 5 एकड़ जगह और लेने जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा कुछ नया प्लांट आएगा। तो काफ़ी एक्सपेंशन के काफ़ी लंबे चौड़े प्लान्स हैं हमारे। रमन सर, एक चीज़ और बताइए, जब हम कोई बिज़नेस बनाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंट्री में भी सेल करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो ये जर्नी एक बार अगर थोड़ा सा आप समझाना चाहें, मतलब सर्वोटेक की स्टोरी को लेकर समझा सकते हैं अगर आप, कि कैसे वो सबसे पहली बार कोई क्लाइंट मिलता है जिसके लिए जो आपसे आपको आके कांटेक्ट करता है, फिर आप उसकी आपकी डील होती है उसके साथ, फिर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे वो जर्नी रहती है? देखो, एक्सपोर्ट की मार्केट में भी ना वही कहानी है। एक्सपोर्ट की ना जर्नी थोड़ी लंबी है। जैसे आप यहाँ पर तो है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया या एक कस्टमर ने आपसे इंक्वायरी की, आप उससे जाके मिले, उसने प्रोडक्ट देखा, आपने उसको बेच दिया, उसके घर इंस्टॉल करा दिया। ये सारी जर्नी जो ना वो 1-2 दिन से लेके महीने 15 दिन की है। इसके अंदर ये काम क्लोज हो जाता है, या तो वो लेगा या नहीं लेगा। लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं चलता। एक्सपोर्ट में ना एक विश्वास क्रिएट करना पड़ता है, और वो क्रिएट करने में एक लंबा टाइम जाता है, महीनों जाते हैं। लेकिन अगर एक बार वो विश्वास जम जाए ना तो वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है बिजनेस। जैसे मैंने अभी, अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर की खबरों में भी था कि हमने यूके की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यूके में हम अब चार्जर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके की कंट्री के लिए। तो वहाँ एक कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड एनस्मार्ट, जिसके लिए हम अब ये कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है, 2010 में वो मेरा सप्लायर था और हम उनसे माल लेते थे। ठीक है, अब 2010 में जब माल लेते थे, 2013-14 के बाद वो डील खत्म हो गई, बिजनेस बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिंदा थे। तो उनको पता लगा हम चार्जर्स में बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब ये बारी आई कि उनको चार्जर बनाना है, तो एक दिन मेरे को मैसेज आया, और ये आया कि हम चार्जर बनाना चाहते हैं, लेकिन जितना हम तेरे को जानते हैं और जिस तरीके का तू सोचता है, तेरी सोच से हम वाकिफ़ हैं, क्योंकि तू प्रोडक्ट जब हमसे लेता था तो जितनी तू हमारी क्वालिटी में बजाता था, तो तेरी सोच हमें मालूम है कि तू कस्टमर के लिए कैसे सोचता होगा। ये हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ 1-to-1 डील थी आज से 15 साल पहले। राइट। तो हमें लगता है कि तू एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, तो क्या हमें बनाना चाहिए या हमें तेरे से लेना चाहिए? मैंने कहा ये तुम तय करो। तो कहते हैं हम तेरे पे बेट लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा लो। तो आज गेम पलट गई, आज हम उनको दे रहे हैं और वो बेच रहे हैं। ये किससे हुआ? जो मैंने पहले बात की कि वो एक विश्वास जो बना हुआ था 15 साल बाद या 14 साल बाद, दे आर रेडी टू टेक अ बेट। वाई? बिकॉज दे नो यू विल। तो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी जैसे जैसे इवॉल्व होगी वैसे वैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाएगा। एक चीज़ सर ये बताइए कि बिजनेसेस में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, होती है। आपके बिजनेस में भी involved बिल्कुल है। कौन कौन इन्वॉल्व है सर बिजनेस में आपके अलावा? बिजनेस में वाइफ है, ब्रदर हैं, फादर हैं, चाचा जी हैं, बेटा है, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये तो वो हैं जिनके साथ मेरे ब्लड रिलेशन हैं, बट वैसे भी जितने लोग भी हैं वो सब भी मेरे रिलेटिव ही हैं और मेरी फैमिली है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है,
कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि जो इसमें है वो मेरी फैमिली नहीं है। और बात दूसरी कि ऐसा मैंने नहीं सोचा की बात नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से भी ये ख्यालात नहीं है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और बहुत लॉन्ग टर्म जुड़े हुए हैं, और ग्रोथ में भी वो बराबर के हिस्सेदार हैं, और वो भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। तो कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जैसे कभी ऐसा लगा हो कि यार बिजनेस में कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही और इस फैमिली मेम्बर की वजह से नहीं चल रही, और कभी उनसे बात करने में दिक्कत आई और कैसे बात करें? अजीब अजीब सी चीज़ें हैं इस जीवन में। बहुत बार आप ऐसी ऐसी जगहों पर आके खड़े होते हैं जहाँ पर आपके लिए तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है। और ऐसा ही एक टाइम मेरे जीवन में आया 2006 में। 2006 में बहुत लॉसेस हो रहे थे। जिस भी काम पे हाथ डालते थे वहाँ लॉस हो जाता था, वहाँ दिक्कत आ जाती थी। कुछ भी करते थे गलत हो रहा था। प्रोडक्ट फेल हो गया, कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान करने लगे, पैसे नहीं आ रहे थे, सब कुछ ख़राब हो रहा था। फैक्ट्री में फ्लड आ गया। ठीक है। कहीं पर किसी डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई हो गई, क्लाइंट ने गड़बड़ कर दी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो पैसा था नहीं, पैसा टाइट हो गया। तो एस्ट्रोलॉजिकल, फिर ऐसे टाइम पे आप बहुत सारे लोगों से पूछते हो, तो एस्ट्रोलॉजिकल मुझे ये बताया गया कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो ब्रदर है वो आपके साथ है। आपने अपने ब्रदर को साथ लिया। उसी टाइम मेरा ब्रदर मेरे साथ वापस आया था। सन 2000 में वो मेरे साथ अलग हो गया था, 2006 में वो फिर वापस आया था। तो लोगों ने मुझे कहा कि एस्ट्रोलॉजिकल भी बोला कि आपका ब्रदर है, इसको आप अलग कर देंगे तो आपका टाइम ठीक हो जाएगा। तो फैमिली ने भी बोला कि अगर ऐसा ही है तो इसको अलग कर देते हैं, इसको जो सपोर्ट करना है अलग से कर देंगे, इसको क्यों रखते हैं साथ में। फादर नहीं बोला, मदर नहीं बोला, वाइफ नहीं बोला। तो रात को मैं जब सोया तो बड़ा अच्छा, ब्रदर चला गया रात को, शाम को चला गया कि ठीक है अब मेरी वजह से हो रहा है, मैं चला जाता हूँ। तो शाम को चला गया। तो रात को सोने लगा तो बड़ा सोचा। अब इस टाइम में ना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कोई भी डिसीजन लेना। आपको लगता है सब ठीक ही कह रहे हैं, जब ऐसा है तो करके देख लेते हैं। तो मैंने रात भर सोचा, और सोच के एक ही बात दिमाग में आई कि पंडित हो सकता है ठीक कह रहा हूँ, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है। कल को ये भी तो कह सकता है कि आप अब दिक्कत में हो, मतलब कभी नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कह सकता है कि आपके बच्चों की वजह से है, या कह सकता है आपकी बीवी की वजह से है, या किसी और दिन कह सकता है आपके पिताजी की वजह से है। तो क्या सबको छोड़ता चला जाऊंगा? राइट। तो तय ये करना है कि आपको किसको साथ लेके चलना है और किसको नहीं। राइट। तो मैंने ब्रदर को वापस बुलाया और मैंने कहा देख, मैं मान लेता हूँ कि ये तेरी वजह से हो रहा है, ऐसा मान लेता हूँ। तो लॉस भी हो रहा है ना, तो मिल क्या भुगतेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी साइक्लिक है। अगर सूरज निकला है तो शाम भी आएगी, बिल्कुल। अगर रात हुई है तो दिन भी आएगा। राइट। तो अगर ये बुरा टाइम है तो उसको काटते हैं मिल के, अच्छा टाइम भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिल के भुगतेंगे। और वापस आ गया। और वो दिन आज का दिन है, वो कैसे मुझे भूल जाएगा और कैसे मैं भूल जाऊंगा। आज मैं अगर बोल दूं रात के 12 बजे कि एक टाइम पे खड़ा होना है तो वो खड़ा होता है। ओके। क्योंकि हमने वो बुरा टाइम इकट्ठा देखा है। राइट। तो ये तो है ब्रदर की बात। ऐसे ही एक टाइम आया 2014 में, जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। ओके। हमें काफ़ी दिक्कत आ गई थी। हमने एक प्रोजेक्ट किया था, हमारा पैसा फंस गया, जनरल इलेक्शन हो गए, सारी पेमेंटें रुक गई, बहुत सारी प्रॉब्लम में थे हम। हमें एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, ओके। हमारा साइज बहुत छोटा हो गया, हमें सारे एम्प्लॉय निकालने पड़ गए। कुछ एम्प्लॉय बचे जिनको निकालने से डर लग रहा था कि अगर ये भी चले गए तो कल को वापस काम करना पड़ा तो कैसे करूँगा। कुछ लोग होते हैं ना आपके पास जिसको कहते हैं की मैनेजरियल पोजीशंस। राइट। वो KMP के जो लोग थे, इनको निकालने को आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको बिजनेस दोबारा करना है तो। लेकिन आपको सैलरी देने के पैसे नहीं है। मैंने बुलाया सबको, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता तो नहीं कि आप जाएं, लेकिन मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, तो आप चाहें तो आप नौकरी ढूंढ लीजिए। ये मैं कहते हुए बहुत डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप नौकरी ढूंढ लीजिए। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि सर अच्छा टाइम इकट्ठा देखा है तो बुरे भी इकट्ठा देखेंगे। जितने पैसे घर में राशन डालने के नाम पे आप ले जाओगे उतने ही हमें दे देना। 1.25 साल तक 25% की सैलरी में उन लोगों ने मेरे साथ काम किया है। उनको मैं कैसे भूल जाऊं और वो मुझे कैसे भूल जाएं। ना तो मैं उनको भूल सकता हूँ, ना वो मुझे भूल सकते हैं। तो जब टाइम अच्छा आया तो मैं जो कर पाया मैंने उनके साथ किया। तो सर ये है वो रिलेशनशिप, ये है वो बॉन्डिंग जो लोग अभी आसानी से समझ नहीं सकते। आज हमारी कंपनी के 90% एम्प्लॉइज़ पुराने कंपनी की ESOP होल्डर हैं। यानी कि जब कंपनी का शेयर बढ़ता है तो वो सब के पैसे भी उनके घरों में बढ़ते हैं। तो वो सब लोग की दुआएं तो हैं कंपनी के साथ, मैं अकेला क्या कर लूँगा। आज 2 लाख के आसपास कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि सुबह 2 लाख लोग
9 बजे से पहले दुआ मांगते होंगे कि आज कंपनी का शेयर बढ़िया हो जाए। तो ये दुआएं तो हैं लोगों की, जिसकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसी दुआएं तो इकट्ठी करनी है। अच्छा काम करेंगे दुआएं मिलेंगी, बुरा करेंगे तो नहीं मिलेगी। सर शेयर की बात करते हैं, अभी आपने शेयर की बात करी, तो बाहर से जैसे हम मार्केट में देखते हैं किसी कंपनी का शेयर प्राइस है वो बढ़ गया घट गया, आप कंपनी चला रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप बताइए जब किसी कंपनी का प्राइस गिरता है तो आपके ऊपर या आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ प्रेशर बनता है किसी तरीके का? बड़ी मज़े की बात है, जो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। 2017 में जब कंपनी ने का स्टॉक आया, जब लिस्ट हुए, तो हमारा शेयर का प्राइस है 31 रुपीज़। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले ही बोली कि भगवान की बड़ी कृपा रही है मुझ पे, ठीक है। उसकी कृपा की वजह से क्या हुआ कि जब स्टॉक 31 रुपये में लिस्ट हुआ, तो पहले 2 साल के अंदर स्टॉक घटते घटते 6 रुपये पे आ गया। तो बुरा तो पहले ही देख लिया, और वो सारे प्रेशर 50-60 करोड़ रुपए की कंपनी के अंदर ही भुगत लिए। सब देख लिया कि प्रेशर क्या होता है, तो वो प्रेशर झेला। लेकिन सब लोग मुझे पूछते थे कि तू ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि ये स्टॉक जब मैं परफॉर्म करूँगा तो स्टॉक बढ़ेगा, और जब हमने परफॉर्म किया तो स्टॉक बढ़ गया। आज वो जहाँ भी पहुँचा है, जिस टाइम पे उन लोगों ने मुझे ये बात बोली थी, उस टाइम कंपनी में 329 शेयर होल्डर थे। आज कंपनी में लगभग 2 लाख शेयर होल्डर हैं। तो ये जो 4-5 साल की जर्नी में इतना बड़ा क्वांटम जंप आया है, ये जंप ऐसे ही थोड़ी आया है। लोग बहुत बार मुझसे बात करते हैं कि जो है वो स्टॉक का प्राइस जो बढ़ रहा है वो डिमांड और सप्लाई की गेम है। मैं कहता हूँ होती होगी, मुझे नहीं पता। मुझे तो एक ही बात पता है, एज अ प्रमोटर जब जब लगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी आ रही है कि स्टॉक और खरीदना है, मैंने स्टॉक को स्प्लिट मारा ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मिले और स्टॉक का प्राइस सेटल हो। राइट। इसीलिए वो 10 रुपये के स्टॉक को पहले 2 रुपये का किया, 5 दिए, फिर उसको 1 रुपये का किया और तोड़ा। पहले कंपनी के पास 1,83,00,000 शेयर थे, आज कंपनी के पास 22 करोड़ शेयर हैं, मतलब शेयर्स हैं। राइट। तो उसको स्प्रेड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले ताकि प्राइस ना बढ़े। लेकिन फिर भी अगर वो आगे जा रहा है तो शायद वो कहीं परफॉर्मेंस और कहीं लोगों की दुआएं हैं और कहीं लोगों का विश्वास है हम लोगों पे। राइट। तो वो है। तो भगवान से तो एक ही दुआ करते हैं, एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएँ। इस लायक हमें ताकत दियो और हमें इस लायक बनाइयो कि हम ये कर पाएँ। और मुझे लगता है शायद वो सुन भी रहा है और हम कर पा रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया आपके फादर भी बिजनेसमैन थे, उस टाइम पर आप बच्चे थे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे आपके और आपके फादर के माइंडसेट में, और फिर आज की डेट में आप फादर हैं और आपका बेटा भी है जो आपको बिज़नेस में हेल्प कर रहा है। तो कुछ ऐसी लर्निंग्स जो उस टाइम पर जब आपके फादर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो आपने ली, आज अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ नए तरीके से अपने बेटे के साथ अपने रिलेशन को चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? मैंने आपको बताया कि मैं 15 साल की उम्र से ही बिज़नेस में आ गया था, खुद देख रहा था बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे फादर और मेरा थॉट प्रोसेस में एक गैप था, वो अलग तरीके से सोचते थे, मैं अलग तरीके से सोचता था। तो कहीं बहुत ज़्यादा बनी नहीं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक नहीं बनी। आज तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं बनी। तो नहीं बनी, लेकिन मैंने जो भी कुछ भी किया, जैसा भी किया, उसमें बहुत सारे नुकसान भी किए, लेकिन अल्टीमेटली आज मैं ठीक ठाक सी जगह पर हूँ। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग जर्नी देखूँ तो परमात्मा के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ उसके मुकाबले। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ भगवान का, पहली बात। तो ये जो कुछ भी जर्नी रही उसमें मेरे डिसीज़न ही रहे ज़्यादा। तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं कोई डिसाइड करता हूँ और वो ठीक है तो मुझे अपने बच्चों को भी मौका देना चाहिए, और मैंने वो दिया। मैंने कभी उनको मजबूर नहीं किया। हाँ, जब भी बात हुई तो मैंने हमेशा उनको एक ही बात कही कि मैं सिर्फ गाइड करूँगा, फोर्स नहीं करूँगा। तो 2 एग्जाम्पल है मेरी ज़िंदगी में। एक मेरे बेटे ने जब 12th क्लास की तो उसने मुझे बोला कि मैं किस विषय पे अब आगे बढ़ूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरी 3 बातें समझ ले, जो मैं यहाँ भी आपकी टीम को आपके थ्रू बताना चाहता हूँ यहाँ सबको, जिसमें हो सकता है एक आध बात शायद किसी काम की ना हो, बट मैं फिर भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। मैंने उसको कहा सर 3 बातें देख, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई करते हैं, कोई कहता है मैं MBA फाइनेंस करूँगा, तो कोई कहता है मैं MBA मार्केटिंग करूँगा, कोई कहता है मैं MBA HR करूँगा, तो कोई कहता है मैं सिविल इंजीनियरिंग करूँगा, कोई कहता है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा, तो कोई कहता है मैं डॉक्टरेट करूँगा, तो कोई कहता है मैं MD करूँगा, तो कोई कहता है मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो मैंने उसको कहा तू कुछ भी कर ले, तो मास्टर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का हो सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज तो ले सकता है लेकिन मास्टर नहीं हो सकता। तो इट मीन्स अगर तूने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और बिजनेस करना है तो तुझे बहुत सारी और सब्जेक्ट्स की नॉलेज के लोग चाहिए होंगे, अकेले तो कर नहीं सकता। जैसे आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी अगर स्पेशलिटी पॉडकास्ट करना है या यूट्यूब आपकी स्पेशलिटी है, तो हो सकता है वीडियोग्राफी आपकी ना हो, तो आपको वीडियोग्राफी के लिए लोग चाहिए, राइट, एडिटिंग के लोग चाहिए, राइट, तो आप एडिटिंग की समझ रख सकते हैं लेकिन आप उतने बढ़िया एडिटर नहीं हो सकते। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज तेरे पास हो सकती है लेकिन तुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो सबक है वो ये है कि तू कुछ भी कर ले ज़िंदगी में, लेकिन लोगों को साथ जोड़ना सीख। ओके, अगर तूने लोगों को साथ जोड़ लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। राइट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस विद गवर्नेंस, जो मैं पहले भी कह चुका उसी की रिपीट किया, बिल्कुल, उसको भी बताया बिल्कुल। कि पैसा कभी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, किसी का भी हो, तो हमेशा अपने आप को सेटल करके रखना है और अपनी बजट और अपनी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए खुद के, और कभी पैसा साइफ जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो धंधे में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है। तीसरी बात, जब मैंने अपना ज़िंदगी में और अपना धंधा शुरू किया तब मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। मैंने बहुत सारे काम किए जिनमें मैंने कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें गलत की हो। ओके, तो जो मैंने गलत की उसकी 2 वजहें हो सकती हैं। वजह नंबर 1, या तो मुझे पता ही नहीं था गलत क्या है और ठीक क्या है, और दूसरा ये कि मेरी मजबूरी रही हो, जैसे मुझे कहीं जल्दी जाना है, ठीक है ना, और सामने रेड लाइट है और मैंने क्रॉस कर दी, तो मेरी मजबूरी थी कि कोई हॉस्पिटल में है मुझे मिलने जाना है उससे, या किसी को मैं लेके जा रहा था जिस आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं है, तो मैंने मजबूरी में किया। तो मैंने आने वाले टाइम के बाद जो मुझे नहीं पता था, जैसे ही पता लगा तो मैंने वो गलत काम को छोड़ दिया या होने नहीं दिया। ओके, और जो चीज़ मैंने मजबूरी में की उसकी मजबूरी को मार दिया ताकि मुझे ना करना पड़े। लेकिन क्योंकि तू एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर तेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुझे जो कुछ भी करना है वो सब कुछ कंप्लाइंस में और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर करना है। अगर तू ये 3 चीज़ों को बांध लेगा तो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ ले क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली तुम कहीं पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया लर्निंग सर आपने हमें बताई, हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये। कुछ अगर आप बिजनेस के लिए ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से अलग हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें तो। सर देखो, मैं ना ब्रांडिंग और मार्केटिंग का आदमी हूँ नहीं, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा तो फिट नहीं बैठता, लेकिन मेरा एक ही बात माननी है, आप ब्रांडिंग कर लें, आप मार्केटिंग कर लें, उससे आपको एक पुश जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप कितने जेन्युइन हैं अपने कस्टमर के साथ, ये मैटर करता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग से प्रोडक्ट एक बार बिक सकता है, दोबारा नहीं बिकता। आज मार्केट में कोई नया ब्रांड आ गया जिसने दुनिया भर की ऐड कर दी और वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसका एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया, आप दोबारा नहीं लेंगे, चाहे वो ऐड डबल कर दे। मेरी आप बात समझ रहे हैं? इसलिए मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में कुछ फार्मूले चलते हैं जिसमें होता है कि आप कितने एक्स की रिटर्न ले आएंगे, कितना पैसा खर्चेंगे तो कितने पैसे का आपका बिजनेस हो जाएगा। ये सब इसलिए है कि इसलिए आप देखेंगे जितने स्टार्टअप्स हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं वो बर्न रेट वाली कैलकुलेशन में चल रहे हैं, लेकिन जितनी कंपनियां यूज़र एक्सपीरियंस दे पा रही हैं और अच्छा प्रोडक्ट दे पा रही हैं उनकी रिटेंशन रेट भी बढ़ता है और उनके कस्टमर की रिटर्निंग भी बढ़ती हैं कि उतना ज़्यादा कस्टमर घूम के वापस आता है। तो देखना ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या आपका कस्टमर आपके यहाँ वापस आ रहा है, क्या आपका कस्टमर आपसे खुश है, क्या आपने उसको जो दिया है वो वही दिया है जो उसको चाहिए था। दैट इज़ अ बिग थिंग। सर यूज़र एक्सपीरियंस की आपने बात करी तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया, जैसे आपकी जो इंडस्ट्री है वो सर्विस ओरिएंटेड है, एक बार प्रोडक्ट सेल करा उसके बाद सर्विस भी उसकी आगे देनी पड़ती है। इस सेगमेंट में मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज फेल हो जाती हैं, प्रोडक्ट तो अच्छा बना दिया, आगे सेल भी कर दिया, लेकिन अगर बाद में दिक्कत आई तो सर्विस देने में फेल हो जाती हैं, जो उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो आप बताना चाहेंगे कैसे आप इस चीज़ को ओवरकम कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे या और जहाँ भी ये रिलीज़ होगा बहुत सारे लोग देखेंगे, इनमें वो लोग भी देखेंगे जिनको हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम हमसे भी हो, क्योंकि आप ना एक टाइम में एक बात और बड़ी अच्छी है, वो ये है कि आप एक समय में सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ तो सारे वो लोग होंगे जो मुझसे खुश हैं,
या मेरे प्रोडक्ट को लेके सब खुश हैं। लेकिन एक ही बात जानता हूँ कि अगर कहीं भी ये पता लगा कि कोई हमारे प्रोडक्ट से ना खुश है या उसको कोई प्रॉब्लम आई, तो हम अपनी नीचे से ऊपर तक का जोर लगा देते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस बात से हम कमिटेड हैं, राइट। और हम अपने मॉडल को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारे को ऐसी सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। और हम आज की डेट में 2073, आज के 49 साल बाद क्या होगा, क्योंकि 2023 में लिखना शुरू किया था, तो 2073 तो 50 साल बाद सर्वोटेक कैसी होगी, इस बात को बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं, हम एजेंट्स पे बहुत काम कर रहे हैं, हम वीआर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ों पे, सॉफ्टवेयर्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स आप बताना चाहेंगे क्या क्या हैं? सर, हमने ना एसआरआई की एक टीम बनाई है हमारी कंपनी में, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इंसाइट की। हम लोग लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पे, दुनिया में क्या हो रहा है, हम अपने आप को लगातार इंप्रूव करते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, और कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम OCPP 2.01 पे हम काम जो कर रहे हैं, दुनिया कर रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं वो नए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि जो आज का प्रोडक्ट है, जो मैंने आज बेच दिया, वो भी मोबाइल की तरह अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या iOS अपग्रेड हो गया तो यही मॉडल वो मॉडल दिखे जो आने वाला टाइम का है। तो हम इस तरीके की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जिसने आज पैसा खर्च दिया, वो ये ना सोचे कि मेरे को जो आज प्रोडक्ट दे दिया वो पुराना हो गया, मुझे नया लेना पड़ेगा। तो वो थॉट प्रोसेस है पीछे। अब थोड़ा सर्वोटेक से हट के बात करते हैं। हमने पूरे पॉडकास्ट में सर्वोटेक की बात करी, आपने काफ़ी अच्छे से जवाब दिए। पर्सनली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कोई और गोल आपका है सर्वोटेक से हट के, कुछ आपका एम्बिशन हो, कुछ ड्रीम हो जो आप करना चाहते हो? आई एम वेरी मच क्लियर मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। राइट। मेरी सिर्फ एक ही चाहत है जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या सोच है जिसकी वजह से सर्वोटेक बना, वो सोच जरूर शेयर करना चाहता हूँ। राइट। और मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट भी है। 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से दुनिया ग्रो कर रही है। आप और मैं बैठे हैं, आज पॉडकास्ट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। आज से 20 साल पहले नहीं था। किसी टाइम पे ऑडियो कैसेट आती थी, किसी टाइम पे रिकॉर्ड प्लेयर आया करते थे, ज़माना था ना। तो ये सब चेंज हुआ ना, ये चेंज उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने इन्वेंट किया या टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया। किसी टाइम में फ़ोन आते थे, फिर वो घुमाने वाले फ़ोन आते थे, फिर पुश बटन वाले फ़ोन आते थे, फिर वो सेलुलर फ़ोन आए, फिर मोबाइल आए, फिर स्मार्टफोन आ गए। तो ये सब इवॉल्व है। ये गाड़ियाँ आती थी, उससे पहले बैलगाड़ियाँ आती थी, फिर कारें आनी शुरू हुई, फिर इसके बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, इसके बाद कुछ और होगा, अभी हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं। ये जो कुछ भी इवॉल्व हो रहा है इस दुनिया में, इसको करने के लिए वो 1% से भी कम लोगों का योगदान है, जिसकी वजह से कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। हम कुछ नया इन्वेंट कर पा रही है वो लोग की वजह से, और हम लोग कुछ नया देख पा रहे हैं जीवन में। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, नई नई इन्वेंशंस का यूज़ कर पा रहे हैं, और आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। मैं ठीक कह रहा हूँ? मेडिकल साइंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, हर तरफ काम हो रहा है। तो ये वो बहुत चंद लोग हैं। एक ही टारगेट है कि क्या उन चंद लोगों की लिस्ट में मैं भी आ सकता हूँ? क्या मैं भी इस कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? क्या आज पैसा कमाना एक बाय प्रोडक्ट है हमारे लिए, वो तो आ ही जाएगा। सर, लास्ट में आपने पॉडकास्ट को बिल्कुल हाई नोट पे ख़त्म किया है, और सारे सवालों के जवाब लगभग मेरे को मिल चुके हैं। और मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था ये। एक हमने पूरी जर्नी समझी, जैसे एक कंपनी स्क्रैच से शुरू होती है, उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं, टाइम पर ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ पर आपको अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आज हमारे सामने एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी खड़ी हुई है, सर्वोटेक, जो काफ़ी एडवांस्ड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। इन्होंने अपना पूरा हमें बताया, इनका टारगेट ये रहता है कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोवेस्ट प्राइस। तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला रमन सर से। और इस पॉडकास्ट को मैं अब ख़त्म करना चाहूँगा। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, रमन सर थैंक यू। आपने पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, और इस पॉडकास्ट में तो हमने पूरी जर्नी समझी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में भी आपके साथ पॉडकास्ट शूट करें, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लेकर, टॉपिक को लेकर, और हम डिस्कशन करें। प्लीज़। थैंक यू सर।